See, this was the slide which we were discussing yesterday, and I suppose that almost all the factors we have discussed. ठीक है, इसमें लास्ट वाला ही चल रहा था जो हम स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि अगर हम देखें ग्लोबली, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज व्हिच एग्जिस्ट. The one is capitalist, second one is socialist, third one is mixed economy. I gave the example of capitalist as America, Australia, Japan. These are the capitalist. UK. In socialist, we have like China, and India falls into mixed economy. So I was telling you that India is having the features from both the other economies. Like we have the features of capitalist, we have the features of socialist. When I ask some question to you people, so someone answer like कि इंडिया में हमें बहुत सारी चीजें जो मिलती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है और प्राइवेट बॉडीज के हाथ में भी होता है. तो गवर्नमेंट का जो ये म्यूट कर लीजिए प्लीज जिसका भी माइक ऑन है. तो गवर्नमेंट का जो बेसिकली काम रहता है वो ये कि वो प्राइसेस को एट पार लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी कमोडिटीज हैं वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. आई गेव द एग्जांपल ऑफ राशन शॉप्स, राशन कार्ड. जो गवर्नमेंट बेसिकली सोशलिस्ट का फीचर है कि गवर्नमेंट को ये निर्धारित करना है कि हर एक इंसान को जो भी उस देश में रह रहा है पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल पाए. तो ये गवर्नमेंट का सोशलिस्ट जैसे चाइना में होता है वैसा ही फीचर है जो इंडिया में हम देख रहे हैं. इसके अलावा अगर जो बड़े लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं शॉप से. सो यू हैव द किराना स्टोर्स एवरीवेयर. ऐसे ही जब आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो आप देखते भी हैं कि हॉस्पिटल्स, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 500 रुपए का पर्चा बनवाइए, महंगा इलाज कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. लेकिन गरीबों की देखरेख के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में देयर आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स where you can have a fees of 1 or 2 rupees, and based on that you will be getting the entire facility of the doctors and all the ultrasounds and x-rays for free, even the medicines. So that is also the socialist feature of our government. So everywhere you will find these kinds of features. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है. अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है जो हम बात कर रहे हैं ना, इससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. बहुत सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की देखरेख में है, उनमें आप अपना रोल बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक मीडिएटर है, गवर्नमेंट भी उसमें एक प्लेयर है. गवर्नमेंट आपको सुपरवाइज भी कर रही है. आप बिजनेस की देखते हैं, ग्रोथ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं. लेकिन जो कंट्रोलिंग पावर है वो गवर्नमेंट की है. एक लेवल के ऊपर जब आप बिजनेस करते हो और बिजनेस अगर आप गलत इंटेंशन से कर रहे हो या उससे नुकसान हो रहा है सोसाइटी का या उससे किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट योर बिजनेस. ठीक है, तो कैपिटलिस्ट भी हो गया, सोशलिस्ट भी हो गया, क्योंकि कैपिटलिस्ट में यही फीचर है कि आप अपने बिजनेस को अपने मन चाहे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो भी चल रहा है. लेकिन मिक्स इकोनॉमी चूंकि इंडिया है तो वो तब तक चलेगा जब तक कि उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा. अगर वो सोसाइटी के हित में है, सोसाइटी को उससे कुछ नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और बैन योर बिजनेस, लॉकडाउन कर सकती है, आपके बिजनेस को सीज कर सकती है. ये गवर्नमेंट के हाथ में सारे पावर्स हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉरेन मार्केट एंट्री मोड्स. फॉरेन मार्केट एंट्री मोड्स, इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं. एंड इसका मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए. इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी कौन कौन से रास्ते उपलब्ध है, ऐसे कौन कौन से वेज आपके सामने हैं जो आप फॉरेन मार्केट में एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि हमें एज अ बिजनेस हाउस और एज अ कंपनी, इफ वी हैव टू एंटर इन सम फॉरेन मार्केट, इन सम नेशन अब्रॉड,
So what are the different ways which the company uses for entry? ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट इन अब्रॉड नेशन, द कंपनी यूजेस डिफरेंट वेज टू एंटर। वो कौन से डिफरेंट वेज हैं? देयर आर सो मेनी वेज जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो आज की डेट में चल रहे हैं और जो कंपनी इस्तेमाल करती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल वे है एंड ट्रेडिशनल वे है, बिकॉज ये जब से ट्रेड की बात की गई है, जब से इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, ये जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है एंड द नेम इज एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट करना। ट्रेडिशनल वे है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। कोई भी गुड्स हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा घर में यानी होम नेशन में डिमांड फुलफिल हो गई है, आपने बचा के भी रख लिया है गोडाउन्स वगैरह में, और बावजूद इसके अगर सरप्लस बच रहा है, अगर सरप्लस है प्रोडक्शन, तो उसका क्या करेंगे? तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी पैसे लगे होते हैं, तो उसको तुरंत के तुरंत एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि रखोगे तो वेयर हाउस का खर्चा है, गोदाउन आप लोगे उसका खर्चा है, वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो। नॉर्मली ये चीज़ें हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती हैं या पेरिशेबल आइटम्स में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पेरिशेबल होते हैं। हरी सब्जियां हैं, अनाज है, इसको बहुत समय तक नहीं रखा जा सकता, ठीक है। हफ्ते भर से लेके 6 महीने तक आप किसी चीज़ को, एग्रीकल्चरल गुड को स्टोर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप रखोगे तो वो खराब होने लगेगा, पेरिशेबल आइटम। तो अब ये तो आपके हाथ में नहीं है कि भाई कितना अनाज होगा, कितना प्रोडक्शन होगा। आप कल्पना करके चल सकते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, मौसम सही रहा, वेदर कंडीशन अच्छी रही, तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होने से अनाज अच्छा होता है या प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो अगर किसी साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो उस साल क्या करते हैं फार्मर्स, कि सबसे पहले तो अपने घरेलू डिमांड को फुलफिल करते हैं, जो भी घर का प्रोडक्शन है, घर का जो डिमांड है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स हैं या उनके अपने वेयर हाउसेज गोडाउन्स हैं, उनमें वो सामान पहुंचाया जाता है, उनको बेच दिया जाता है बल्क में, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर बच रहा है तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है गो फॉर एक्सपोर्टिंग इट। एक्सपोर्ट आप उन देशों को कर सकते हो जहां पर वो अनाज पैदा नहीं हो रहा है, दे आर रेडी टू परचेज। जिसे खासकर हम बात करें, अगर वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर इन चीज़ों को इंपोर्ट ही किया जाता है, वहाँ पर उगाया नहीं जाता। जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं इंडिया जैसे देशों से, क्योंकि उसके लिए लैंड बहुत चाहिए और फार्मिंग पूरा एक सेटअप है। तो जहाँ जिन देशों में लैंड नहीं है वहाँ पर लेकिन विदेशी आते हैं, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे हर वैरायटी का खाना उपलब्ध कराना आपकी मजबूरी है। सपोज आप इंडियन हैं और जापान घूमने जाते हैं, तो जापान में अगर आपको 100 में से 80 रेस्टोरेंट पे अगर आपको मीट और फ्लैश मिलेगा, तो 20 रेस्टोरेंट आपको इंडियन भी सर्व कर रहे होंगे। तो वो इंडियन खाना लाने के लिए आपको अनाज चाहिए, इंडियन खाना चाहिए, दाल, चपाती, राइस वगैरह, तो वो इम्पोर्ट के जरिए वो पूरा हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है एक्सपोर्टिंग से कि भाई पैसे अच्छे मिलते हैं, ठीक है। आप जो इंडिया में आपको रेट मिल रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा आपको एक्सपोर्टर दे रहा होता है, जो इम्पोर्टर है, जो दूसरे देश से इम्पोर्ट कर रहा है, उससे आपको अच्छा पैसा मिल जाता है जो इंडिया में नहीं मिल पाता। तो ये भी एक कंपनीज के लिए बेनिफिट है, ठीक है। जो भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उनको अच्छी कीमत उसकी बाहर से मिल जाती है। दिस इज द बेस्ट वे एंड वन सिंपल वे कि हम क्या करेंगे, जब बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो और अगर घरेलू डिमांड फुलफिल होने के बाद सरप्लस हो रहा है, बच रहा है, तो उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करने से एक तो आप एक्सपोर्ट हाउस के तौर पे जाने जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो
you are entitled for the benefits of export house. Second thing कि जब कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को ये लगता है कि आप ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, इसका एक्सपोर्ट हाउस भी है, तो उसको वो थोड़ा वेटेज देते, ठीक है, उसको उसके प्रोडक्ट्स को सोचते हैं कि हाँ क्वालिटी वाइज ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो ये बेनिफिट जनरली रहता है. दिस इज वन वे टू एंटर इन दी फॉरेन मार्केट. एक चीज और कि जो जनरली कंपनी एक्सपोर्ट करती है, देखिए एक्सपोर्टिंग का जो फीचर है ये नॉर्मली देखा गया है ये परमानेंट बेसिस पर नहीं रहता, परमानेंट लेवल पे नहीं होता, ठीक है. टेम्परेरी लेवल पे ये कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं. किसी साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कर दिया. किसी साल प्रोडक्शन अच्छा नहीं रहा, उस साल नहीं किया, ठीक है. तो ये भी रहता है. कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो रेगुलर करती हैं, उन्होंने एक परसेंटेज निर्धारित कर रखी है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका हम 20% या 25% या 50% एक्सपोर्ट करेंगे. तो वो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी प्लान करके चलते हैं और उसी हिसाब से फिर वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. तो ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी. बहुत से एक्सपोर्ट हाउस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं. एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्ट यूनिट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है. तो वो साल भर जो भी प्रोडक्शन करती हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश है तो उसका 100% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जाता है. वो गवर्नमेंट अपनी इनकम के लिए भी करती है, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए भी करती है. क्लियर है? सेकेंड वे, सेकेंड मोड इज licensing. Licensing, a very popular method of doing the business, exporting the things. Licensing, as the name suggests you, that the parent company means the main company, that company gives license to some other party, some other firm for doing the business. Why they give license? To expand their business. देखिए किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो टाइम रहते अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करें. और पूरा जब ग्लोबली आपको एक्सपेंड करना होता है तो द फास्टेस्ट बहुत जल्दी आप लाइसेंस के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो. तो फास्टेस्ट वे ऑफ एक्सपेंडिंग द बिजनेस इज गोइंग और गिविंग द लाइसेंस. नाउ व्हाट इज योर बेनिफिट? In turn, in opposite, you will get the royalty, you will get the fees which the company gives you on behalf of purchasing the license from you. Now, लाइसेंस में आप दे क्या रहे हैं? एक बात ये भी है, जो कंपनी लाइसेंस दे रही होती है वो लाइसेंस के थ्रू अपने प्रोडक्शन के बारे में आपको अधिकार देती है. मेन चीज है फॉर्मूला ऑफ व्हाट? फॉर्मूला ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट्स. आप स्लाइड पे ही देख रहे हैं, पेप्सी का लोगो लगा है, दवाइयों का स्टिकर लगा हुआ है. ये क्या बता रहा है? जनरली पेप्सी है फॉर एग्जांपल, या कोक है, तो कोक यूएस का ब्रांड होते हुए भी इंडिया में बिक रहा है. कैसे बिक रहा है? उन्होंने हर जगह पे लाइसेंस अपने इशू कर रखे हैं डिफरेंट फर्म्स को. जैसे बरेली में देखें आप, बरेली में वृंदावन बिवरेजेस, सीबीगंज में है, परसाखेड़ा में वृंदावन बिवरेजेस, वो कोक का प्लांट है, लेकिन वो लाइसेंस पे चल रहा है. कोक हैज गिवन द लाइसेंस टू वृंदावन बिवरेजेस टू फिल इट्स बॉटल्स as per the instructions given by the company. कंपनी का क्या बेनिफिट हो रहा है? कंपनी को पूरा प्लांट बना हुआ मिल गया,
क्योंकि जो भी पार्टी लाइसेंस ले रही है वो पूरा प्लांट बना रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। सेकंड, कस्टमर कंपनी को जानता है। आप जब कोक खरीदते हो तो उस पर वृंदावन बेवरेजेस थोड़ी लिखा होता है, उस पर कोक लिखा होता है। तो ब्रांडिंग किसकी हो रही है? कंपनी की हो रही है। नाम किसका बिक रहा है? कंपनी का बिक रहा है। कस्टमर किसका प्रोडक्ट जानता है? कोक को जानता है। ये बेनिफिट है आपको। तीसरा, कि आपको बैठे बैठाए फीस मिल रही है। जो लाइसेंस आपने दिया है उसके लिए ईयरली आप चार्ज करते हो, जो भी फीस है वो आपके पास ड्यू समय में पहुंच जाती है। चौथा फायदा, कि आपने उस वृंदावन बेवरेजेस को कोई भी एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दे रखा है। इसका मतलब ना तो वो बॉटल्स का शेप साइज चेंज कर सकता है, ना वो अपने हिसाब से लोगो चेंज कर सकता है, ना ही वो अपना नाम उस पर प्रिंट कर सकता है। यानी कि सारी चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे कंपनी का अपना प्रोडक्शन हो। ये बेनिफिट है लाइसेंस का। दवाइयां बनती हैं, कोई भी बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, जब इंडिया में आती है तो वो ऐसे फर्म्स को टेंडर निकालती है कि जो उसका लाइसेंस ले और उसके लिए दवाइयां बनाए। तो बहुत सी कंपनियां इंटरेस्टेड होती हैं, वो अपने प्लांट में उस कंपनी से लाइसेंस लेके उनकी दवाइयों को बनाने शुरू कर देती है। दवाइयों में क्या सॉल्ट होगा, क्या इंग्रेडिएंट होंगे, वो सारा कंपनी बताती है कैसे बनेगी, ठीक है। और कंपनी आसानी से उसको बना के बेचना शुरू कर देती है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही फास्टेस्ट वे है ऑफ डूइंग द बिजनेस। आप एक साथ 20 देशों में बात कीजिए और 20 देशों में आप 200 फर्म्स को लाइसेंस बांट दीजिए, तो आप देखेंगे कि एक साल के अंदर ही आपने 20 देशों में बिजनेस पकड़ लिया। इससे ज़्यादा फास्ट क्या हो सकता है? अगर आप खुद का प्लांट इस्टेब्लिश करने जाएंगे, सालों लग जाएंगे आपको, एक देश में पैर जमाने में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। और इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अलग, यहाँ इन्वेस्टमेंट दूसरी पार्टी कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसका ड्रॉबैक क्या है? लाइसेंस का कोई ड्रॉबैक आपको लग रहा है? नुकसान किसी भी बच्चे को? सर फीस बहुत हाई चार्ज करते हैं कंपनी लाइसेंस के लिए। और शुरू में फीस हाई रहती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नया है और उसका लाइसेंस दिया जा रहा है तो कंपनी अपना मार्केट कैप्चर करने के लिए उसका फीस हाई रखेगी, ताकि वो लिमिटेड अमाउंट में मार्केट में बिके, उसका प्राइस घटे ना। और इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है? नथिंग? लाइसेंस की वजह से जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के बहुत कॉशियस हो जाती है, और उसका जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है उसमें ज़्यादा चेंजेस या कोई भी अमेंडमेंट जल्दी नहीं कर पाती है। ये भी एक है, नुकसान है, क्योंकि लाइसेंस जब आपने दे दिया तो प्राइसिंग आपको थोड़ा सोच समझकर डिसाइड करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि देखिए, लाइसेंस देने के बाद जो फर्म किसी मार्केट में जो बना रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है और बेच रही है, उसकी सहमति भी जरूरी है। भाई वो अगर कहेगी कि यहाँ पे इस रेट से ऊपर नहीं बिकेगा, हमारा प्रोडक्शन का लॉस होगा, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा रेट बढ़ाने का या घटाने का। ये भी एक इशू है। सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है, ये समझ के चलिएगा लाइसेंसिंग का, वो ये है कि अक्सर जिस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दिया होता है, वो कुछ ही समय बाद, 2-3 साल में ही वो लाइसेंस रद्द करके, कैंसिल करके, वो उनके कॉम्पिटिटर में उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि देखिए, कंपनी ने जब लाइसेंस दिया तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला है, समझे आप, मैन्युफैक्चरिंग का जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट बनाने का जो फॉर्मूला है, वो तो आपने बता दिया, रिवील हो गया। क्योंकि कोक, मान लीजिए बरेली में अगर लाइसेंस दे रहे हैं, तो कोक का क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है और वो कोक बन कैसे रहा है, ये तो कंपनी को, जो दूसरी कंपनी बना रही है, उसे पता लग गया। दवाइयां अगर आप बना रहे हैं तो दवाइयां, मान लीजिए अभी ऐसे मान के चलिए, अभी कोरोना चल रहा है
और कोरोना में मान लीजिए कोई देश या कोई कंपनी इस समय रिसर्च में पैसा बहा रही है, फाइजर है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है, रशियन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, हर देश की कंपनीज इस समय करोड़ों रुपए अरबों रुपए वेस्ट कर रही हैं कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में। मान लीजिए कोई ढूंढ लेती है, जैसा कि हो भी रहा है, और वो फिर लाइसेंस देके बाकी देशों में वही चीज बनवाए, तो उससे नुकसान क्या होगा? एक बात तो यह है कि कंपनी को ही मालूम है कि ये वैक्सीन बनेगी कैसे, तो कंपनी बनाएगी तो जब चाहे जब तक बेच सकती, जब तक फॉर्मूला उसका सिक्योर है, सेफ है। अब उसने मान लीजिए इंडिया में किसी को लाइसेंस दे दिया कि भैया ऐसा है कि तुम ये हमारी तरफ से ये वैक्सीन बनाओ और इंडिया में बेचो, तो हुआ क्या? 1 साल के लिए मान लीजिए जिस कंपनी ने खरीदा वो उसको 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपए लाइसेंस की फीस देगी और बेचेगी। अगले साल वो लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे? फॉर्मूला पता लग गया। अब जब फॉर्मूला पता लग गया तो मैं उसको नए नाम से दूसरी फर्म इस्टेब्लिश करके आसानी से बेच सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लाइसेंस का। समझ में आया? यस Yes, sir. तो खासकर दवाइयों में और टेक्नोलॉजी के केस में और एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनियां लाइसेंस देने में बचती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो लाइसेंस के थ्रू आप जल्दी से बिजनेस कर सकते हो। खासकर जो हमने अभी एनवायरनमेंट में बात की थे कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के लिए हर्डल्स पैदा करते हैं, जैसे कौन से? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल सिनेरियो, समझे आप, वॉर, टेररिज्म। तो जिन देशों में ये कंडीशंस हैं कि वहाँ कभी भी दंगा हो जाएगा, कभी भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी गिर सकती है, वहाँ ऐसे देशों में कंपनियां अपने बिजनेस को लाइसेंस के थ्रू ही करती हैं, अपना एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर नहीं लगाती। ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि कि आप लाइसेंस के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर को तैयार कर रहे हो, तो क्या करें? ऐसा कौन सा मेथड है भाई कि कंपटीशन भी ना हो, कॉम्पिटिटर भी ना बने और मैं बिजनेस भी कर पाऊं? तो तीसरा, थर्ड ऑप्शन, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी लाइसेंस के बाद और आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस इज फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग में क्या फर्क है, पहले ये समझ लीजिए। लाइसेंस में जो मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार था वो कंपनी ने आपको दिया, यानी सेकेंड पार्टी को दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? सेकेंड पार्टी। फ्रेंचाइजिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग है इट इज डन बाय द कंपनी इटसेल्फ। आपको कौन सा अधिकार दिया? बेचने का, कंपनी की शर्तों पर। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। आप तभी बेच पाएंगे जब कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करके देगी। तो कंपटीशन वाला जो थ्रेट था कि भाई आगे जाके ये कॉम्पिटिटर ना बन जाए हमारे, वो खत्म हो गया, क्योंकि ना तो आपको फॉर्मूला पता है बनाने का, ना ही आप उसको बेच सकते हो। सेकेंड थिंग, कंपनी को क्या बेनिफिट है? कंपनी का नाम एज इट इज रहेगा। कंपनी को एक होता है कि जितने भी फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं कंपनी के, जितनी भी फ्रेंचाइजी होती हैं, उनकी जो लेआउट है, उनका जो नक्शा है वो सेम रहता है। नीचे आप देखिए स्लाइड पे मैंने एक लगाया है, जैसे डोमिनोज है या हीरो की फ्रेंचाइजी है, तो आप देख रहे हैं ना सबसे ऊपर जो हीरो की पट्टी है, जहाँ हीरो का नाम लिखा है, लोगो लगा है, वो कॉमन है। वो कॉमन है, वो चाहे जिस भी शहर में हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, सब पे यही बोर्ड लगेगा। तो कस्टमर को क्या आइडिया है? कस्टमर को क्या पता लगता है? कस्टमर ये जानता है कि भाई ये हीरो का फ्रेंचाइजी स्टोर है, यानी यहाँ पर हीरो के जो प्रोडक्ट्स हैं
बाइक्स स्कूटर्स वो बिकते हैं, क्योंकि कस्टमर पहचानता है उस लोगों को। वो फ्रेंचाइजी भी कंपनी की है, लेकिन सेकंड पार्टी है वो, जिसने वो खरीदी है फ्रेंचाइजी। बरेली में आप देखते हैं कविशा मोटर है, कोरल मोटर्स है, ठीक है। मारुति के 4 फ्रेंचाइजी हैं बरेली में, 4 स्टोर हैं, 4 फ्रेंचाइजर्स हैं अलग अलग रोड पे। कोरल मोटर्स, तो कोरल बेसिकली वो पार्टी है जिसने वो फ्रेंचाइजी ली है मारुति की। कविशा इज दैट पार्टी विच हैव टेकन दी मारुति। दोनों पे प्रोडक्ट मारुति के ही हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आप हीरो की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो हीरो के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फ्रेंचाइजी का नेम चाहे जो भी हो, जिसने भी ली हो। कंपनी के फायदे आपको पता लग गए। लाइसेंसिंग में जो नुकसान था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन को बोला ही नहीं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, फ्रेंचाइजी किसकी